नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है और सीधे आपको लुधियाना लेके चलते हैं, जहां पर आप सांसद संजय सिंह इस वक्त मौजूद हैं। लुधियाना में लाइव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। यूपी प्रभारी संजय सिंह इस वक्त लुधियाना में है और मीडिया से मुखातिब होने जा रहे हैं थोड़ी देर में। क्या मीडिया से मुखातिब होकर बात रखेंगे वो हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल इस वक्त लुधियाना में संजय सिंह में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। सीधे आपको लेके चल रहे हैं लुधियाना। लाइव तस्वीर आपके साथ। मानहानि के केस में मुझे कल तारीख में रहना था माननीय न्यायालय के सामने, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर की 13वीं थी, जिसकी वजह से कल मैं कोर्ट के सामने हाजिर नहीं हो पाया और उसके बाद माननीय न्यायालय ने एनबीडब्ल्यू जारी किया था मेरे खिलाफ। आज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होके अपने सारे कारण बताते हुए हमारे अधिवक्तागण हेमंत सिंह शेरगिल साहब, मल्ली साहब, हरजोत जी, जितने भी हमारे सेक्रेटरी साहब, सारे लोग, वाइस प्रेसिडेंट जी, ये सब लोग वहाँ पर मेरी ओर से सब इन्होंने दलीलें रखी और उससे माननीय न्यायालय ने संतुष्ट होकर मुझे जमानत दी है और अगली तारीख पर मौजूद रहने के लिए कहा। जमानत दी गई है? 1 लाख आप ही बता दो। ये तो 1 लाख वकीलों का मामला। वो पेशी बात है गया, उनसे अपीयरेंस होने आ गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। सर, जब पिछली बार डेट आई थी तो विक्रम मजीठिया ने बाहर आके मुझे ग्रांट तो देगी थी। हिंदुस्तान में जितने लोग मेरे बारे में जानते हैं, मैं नहीं भागा मोदी से, नहीं भागा अमित शाह से, नहीं भागा बीजेपी से, नहीं भागा किसी से आज तक, ना योगी से। जाके योगी जी से पूछ लीजिए, 16 मुकदमे कर चुके हो मेरे ऊपर और मेरे ऊपर ऐसे फर्जी मुकदमे हुए हैं। मैं आपको बता दूं, अभी मुजफ्फरनगर की कोर्ट ने एक मामले में मुझे बरी किया, आप लोगों ने पढ़ी होगी वो खबर। तो फर्जी मुकदमे उत्तर प्रदेश में भी मेरे ऊपर ऐसे कराए गए, कोर्ट से उसमें बरी हो रहा हूँ। मुझे अभी भी भरोसा है माननीय न्यायालय के ऊपर, जो भी फैसला, जो भी आदेश न्यायालय का आएगा उसको मैं मानूंगा। तो ये तो अदालत की लड़ाई है, चल रही है। मैं अपनी दलील रख रहा हूँ, मैं अपनी बात रख रहा हूँ, जो विरोधी लोग हैं वो अपनी बात रख रहे हैं। मैं न्यायालय की किसी भी कार्रवाई से या किसी भी प्रकार की प्रशासन की कार्रवाई से न भागा हूं न भागूंगा, ये बिल्कुल साफ तौर पर मैं पहले भी आप और मैं पंजाब में को लेकर बड़ी बात हो रही है कि भगवंत मान पे बात करते हैं ज्यादा। पहले दिन जब ये कानून आया था, उस दिन ही मैंने कहा था कि ये तीनों काला कानून पंजाब के किसानों के खिलाफ, यूपी के किसानों के खिलाफ, हिंदुस्तान के किसानों के खिलाफ है। और मैं ऐसा मानता हूं कि इस देश में एक ऐसी सरकार चल रही है जो अन्नदाताओं का अन्न खा के उनको मवाली कहने का काम करती है, उनको खालिस्तानी, उनको आतंकवादी, उनको पाकिस्तानी कहने का काम करती है। तो जो लोग किसानों का, अन्नदाताओं का, जिनका दिया हुआ सरकार खाती है, अगर उसका अपमान नहीं कर सकते, उनको 1 मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। मुजफ्फरनगर की रैली में देश के किसानों ने यह संदेश दिया है मोदी जी को कि जाग जाओ और चंद पूंजीपतियों के लिए काम मत करिए। देश के किसानों के खिलाफ जो तीनों काला कानून है वो वापस लिया जाए। तो मैं मुकदमों से डरता नहीं, मैं मुकदमों से भागता नहीं, मैं डट के सामना करूंगा, ये बात संजय सिंह कर रहे थे। फिलहाल देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे, आपको बता दें, बवाल पर सवाल। उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सत्ताधारी दल बीजेपी की टेंशन उन्हीं की पार्टी के विधायक और कार्यकर्ताओं ने बढ़ा दी है। पहले रायपुर विधानसभा से बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ के अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ हुई कासूनी में औकात में रहने की धमकी देने का मामला, और उसके बाद अब रुड़की में भाजपा नेता कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद के सामने ही आपस में भिड़ गए, वो भी सिर्फ विधायक का शिलापट में नाम न होने के मामले में। अजीब बात यह है कि दोनों ही मामले कैबिनेट मंत्रियों के सामने हुए, लेकिन दोनों ही मामलों में मंत्रियों ने विवाद को सुलझाना
मुनासिब नहीं समझा। इससे बीजेपी की जमकर फजीयत हो रही है। रिपोर्ट देखिए। आप विधायक हैं? अरे औकात में रहो, औकात में रहो। यूं तो बीजेपी चाल चरित्र और चेहरे की हिमायत करती रही है और अनुशासन का सख्त डंडा चलाने का दम भी खूब भरती है, लेकिन धरातल पर हालात ये है कि देहरादून में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की मौजूदगी में बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ पार्टी कार्यकर्ताओं को औकात समझाते नजर आए। आप विधायक हैं? अरे औकात में रहो, औकात में रहो। अरे औकात वाली बात बताइए आप। और मंत्री धंधा बंगले झांकते हुए इस मामले के सामने आने के बाद पार्टी ने इस मामले की जांच का दम भरा, लेकिन अगले ही दिन रुड़की के बीच चौराहे बीजेपी का अनुशासन तार तार होता हुआ नजर आया। हुआ यूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण होना था। कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद पहुंचे हुए थे, लेकिन विधायक देशराज कर्णवाल के समर्थकों ने शिलापट से झबरेड़ा विधायक का नाम हटाने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा काटा। मेयर समर्थकों और विधायक समर्थकों ने जमकर बवाल होता रहा और कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद मूक दर्शक बनकर तमाशा देखते रहे। हालांकि अब पार्टी सब कुछ ठीक होने का दावा कर रही है। स्थानीय स्तर पर संवादहीनता के कारण ये स्थिति पैदा हुई। जो कहासुनी हमारे कार्यकर्ताओं के बीच हुई वो परिवार का मामला है और उसके बावजूद भी पार्टी ने संज्ञान लिया है। और किसी भी कार्यकर्ता ने, चाहे वो कितना भी बड़ा पदाधिकारी हो, अगर पार्टी की गरिमा को ठेस पहुंचाई है तो निश्चित रूप से पार्टी जो है उस पर कार्रवाई करेगी। और भारतीय जनता पार्टी अपने सभी कार्यकर्ताओं से बार बार आग्रह भी करती है कि अगर कोई इस तरह का संवादहीनता आपके बीच में है तो उसको पार्टी फोरम में सुलझाएं और इस प्रकार जो है सार्वजनिक रूप से आपसी कहासुनी नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ ने इस मामले को पार्टी हाईकमान के समक्ष भी रखा है। वह इस मामले के सामने आने के बाद बीजेपी पर विपक्ष ने सवालों की बौछार कर दी है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हीरा सिंह बिष्ट का कहना है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। बीजेपी नेताओं के इस कृत्य से देवभूमि की संस्कृति शर्मसार हुई है। हालांकि इसका फायदा कांग्रेस को ही मिलेगा। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संजय भट्ट का कहना है कि बीजेपी में जारी अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है और ये संकेत है कि जनता 2022 में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने जा रही है। बीजेपी में आज जो बड़े अनुशासन की बात करती थी, जग जाहिर हो चुका हमारे रायपुर विधानसभा में और रुड़की में, जो आपस में गाली गलौज सीमा तक पहुंच गई। मंत्रियों के सामने हो रहा, सरकार के सामने कार्यकर्ता और बड़े नेता एक दूसरे को अपशब्दों का प्रयोग, लाठी डंडे लेकर तैयार हो गए। तो ये प्रदेश के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है। केवल बीजेपी के लिए, प्रदेश के लिए गलत संस्कृति को डेवलप कर रही आने वाले युवा पीढ़ी पर इसका गलत असर होगा। जैसे जैसे चुनाव आ रहा तो उनका अंदरूनी मामला उजागर हो रहे। वो जो संतरे का छिलका बाहर आएगा तो फकड़ियाँ सब अलग अलग होती जा रही। चुनाव तक बीजेपी बिखरने के कगार पर है। स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, मंत्रियों का, विधायकों का विरोध कर रहे हैं लगातार। पहले तो सिर्फ जनता ही विरोध करती थी, अब लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी गुटबाजी या कहें जीरो वर्क गवर्नमेंट जो काम नहीं कर पाई पिछले 4.5 साल में, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी इनसे निराश हैं, दुखी हैं और वो लगातार इनका विरोध कर रहे हैं। साफ है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड से साफ होने वाली है। 2022 में उत्तराखंड से भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। कुल मिलाकर चुनावी साल में उत्तराखंड बीजेपी की मुश्किलें अपने ही नेताओं ने बढ़ा दी है। ऐसे में अब देखना होगा कि पार्टी आगे इस मामले में कैसे निपटती है। क्या सुशासन की बात करने वाली बीजेपी ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करेगी? क्या बीजेपी में अभी ये सिर्फ एक शुरुआत है, ये माना जाए? क्या बीजेपी हाईकमान इस मामले का संज्ञान लेगा? ऐसे अनगिनत सवाल हैं जिसके जवाब का सबको इंतजार है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। तो सुशासन में की बात करने वाली बीजेपी क्या कोई कार्रवाई करेगी? कि पिछले कुछ दिनों में हमने जिस तरह की तस्वीरें देखी है, काऊ जिस तरह से अपनी ही पार्टी के नेताओं की औकात बताने की बात करते हैं और ये सब कुछ जो है कैबिनेट मंत्री के सामने हो रहा होता है
और उसके बाद भी फिर एक तस्वीर देखने को मिलती है जहां पर शिलापट में नाम होने को लेकर विवाद बढ़ जाता है। तो बीजेपी में घमासान देखने को मिल रहा है ये तब जब पार्टी अपने आप को कहती है कि हम अनुशासन में अनुशासन की बात करती है। तो इस तरह की जब तस्वीरें सामने निकल कर आ रही तो क्या ये समझा जाए कि पार्टी में बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है, उसकी ये सुबुगाहट है। और चुनाव नज़दीक है तो ये कितनी बड़ी चुनौती है कि ये जो खाई है इसको पाटना। तो कई ऐसे सवाल है जो इस वक्त उठ रहे हैं और विपक्ष ने भी इस दौरान जमकर निशाने पर लिया है। हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ लखपत बुटोला कांग्रेस नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखपत बुटोला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी में जो कुछ इस वक्त चल रहा है, जिस तरह के दो तस्वीरें हमने देखी, और सबसे पहले क्या कहेंगे इसको लेकर आप? लोकसभा के सांसद, देखिए ये जो आपने दो घटनाएं बताई हैं, इसकी मुझे लगता है कि लिस्ट बहुत लंबी है। नगला आपने 4-5 महीने पहले देखा होगा चमोली के अंदर बड़े नाजिर राय जी का इसी तरह से कुछ लोगों ने विरोध किया था। कराली के विधानसभा में साजी का विरोध किया था। श्रीनगर में आप देखोगे इनके विधायक कोहली जी को जनता ने भगा दिया था क्षेत्र में घुसने से लेकर। तो ये नया मामला देहरादून और खंडवा के अंदर, रुड़की के अंदर जो आए, वो निश्चित रूप से 4.5-5 साल में भाजपा काम नहीं कर पाई। भाजपा इस प्रदेश को लूटने खसोटने में रही और विधायक मौज मस्ती में, क्योंकि अब चुनाव नजदीक आ रहे, इन्होंने काम किया नहीं है। काम नहीं किया तो एक तो जनता का आक्रोश है, कार्यकर्ताओं को ये चिंता है कि जनता के बीच किस मुंह से जाएं। बड़े बड़े वादे करके 2017 में सत्ता में आए थे, उसका जवाब तो देना पड़ेगा। और चुनाव नजदीक आते जनता विधायक से जवाब मांगेगी, जनता को जवाब मांगना भी चाहिए। और ये जो अंतर गुटबाजी है, हम शुरू से कह रहे थे कि भाजपा के अंदर अंतर गुटबाजी ऊपर से लेकर नीचे तक है। और ये बार बार कहते भाजपा की यहाँ हमारे पास चाल है, चरित्र है, चेहरा है। भाजपा का चाल सबने देखी है कि महिलाओं का अपमान करो, उनका उत्पीड़न करो। चरित्र की ये बात करते हैं तो लूट खसोट कुंभ से लेकर जिस तरह से कर्मकांड बोर्ड से लेकर भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है। और चेहरा सबने देखा है कि चेहरा किसी को पता ही नहीं कौन चेहरा है। 3 महीने में 3 मुख्यमंत्री बदलने का काम किया, 2 सरकारों को सादत कर दिया। आप क्या कौन सा चेहरा ये बता दीजिए लखपत पटोला, जिसको लेकर आप जा रहे हैं आगे? जी दोबारा कहीं? हम कह रहे हैं लखपत जी, आप क्या किस चेहरे को लेकर आगे बढ़ा जा रहा है इलेक्शन में, इसके बारे में जानकारी दे दीजिए। देखिए, कांग्रेस ने आज से 1.5 महीने पहले स्पष्ट कर दिया है। हमने अपनी 11 कमेटियां तय की हैं। 11 कमेटियों के अंदर हरीश रावत जी को चुनाव संचालन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है और माननीय प्रीतम जी को और समितियों में बनाया गया है, प्रदेश अध्यक्ष जी को बनाया गया। सबको जिम्मेदारी दी गई। हम संयुक्त नेतृत्व की ओर चुनाव में जा रहे और ये हमने बताया है कि कांग्रेस का हाथ और संयुक्त नेतृत्व के साथ हम चुनाव में जाएंगे। ये हमने खुला 1.5 महीना पहले कर दिया। इसमें कहीं इफेंट बट नहीं है, न इसमें कहीं कोई छुपी हुई बात है। हाँ, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि माननीय हरीश रावत जी हमारे पास इतने अनुभवी और जो उत्तराखंड के, चाहे यहाँ के रहन सहन, खान पान, कला, भाषा, बोली, संस्कृति, यहाँ के भीमल तेमल सीमल उत्तराखंडियत की बात करने वाले और उसको उकेरने वाले, उसको आगे बढ़ाने वाले, उनका बड़ा योगदान है। हमारा भी सौभाग्य होगा, प्रदेश का सौभाग्य है कि उन जैसे व्यक्तित्व के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बने तो सबके लिए अच्छी बात है। और मैंने दूसरी बात कही कि पार्टी ने, हमारे हाईकमान ने स्पष्ट कर दिया है। और अब भाजपा की बात पे आप जिस बात को आप कह रहे हैं उस बात को लेकर मैं कह सकता हूं कि ये गुटबाजी एक छोटी नहीं। आपने देखा होगा आज से 20 दिन पहले प्रभारी जी कहते हैं कि हम संयुक्त नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं, तो मंत्री प्रदेश अध्यक्ष जी कहते हैं कि हम धामी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे। तो इनके बीच केवल एक जमीनी स्तर पे ये झगड़ा नहीं कि विधायक और उनके कार्यकर्ताओं में कहीं शिलापट पे नाम लिखने को लेकर विवाद है कहीं। हेलो, हाँ बोलिए लखपत जी, आपकी आवाज आ रही है। काम तो किया नहीं, केवल और केवल नाम लिखने के लिए झगड़ा किया जा रहा है। अरे आपने विकास क्या होता, आपने ये प्रदेश सबसे ज्यादा महंगाई आज चरम पे है पूरे देश के अंदर। प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, प्रदेश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, प्रदेश के अंदर
सबसे ज्यादा कोविड से मरने वालों की रेशियो से लेकर और जो मिसमैनेजमेंट हुआ, आपने पूरा कोरोना काल में जिस तरह से भ्रष्टाचार लेकिन लखपत जी, ऐसा नहीं लगता आपको कि ये जो अंदरूनी गुटबाजी है, इससे ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस भी अछूती नहीं है? जिस तरह से हमने देखा था कि प्रीतम सिंह मंच पे थे, उस दौरान जो है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के उस दौरान नारे लग रहे थे, वो भी तस्वीर हमने देखी थी। तो ऐसा इससे तो आपकी पार्टी भी अछूती नहीं है ना। आप इस बात को एक चीज को समझ लीजिएगा, नारा लगाना, कोई कांग्रेस के नारे लगे, माने हरीश रावत जी के नारे लग सकते, माने प्रीतम जी के नारे लग सकते, व्यक्तिगत सपोर्ट व्यक्ति का होता, लेकिन मंच पे झगड़ा तो नहीं हुआ ना। मंच पे इस तरह की बदतमीजी नहीं हुई कि विधायक जी कहे कि औकात दिखा देंगे, औकात में रहिएगा, बता देंगे। यहाँ से दिल्ली दौड़ करके कह रहे हम सारे लोग उनको मिल गए, नहीं मिले तो हम संगठन को लेके आगे विचार करेंगे। देखिए ये चीजें, इन चीजों की तुलना नहीं की जा सकती है। मैंने आपसे कहा लखपत बुटोला क्षेत्र में जाता हमारे कैबिनेट मंत्री क्षेत्र में, तो लखपत बुटोला के लोग भी नारे लगा देते, कैबिनेट मंत्री के भी लगाते, मान हरीश रावत जी के होंगे उनके भी लगाएंगे, प्रीतम जी होंगे उनके भी लगाए। तो ये कहना कि नारे लगाने से गुटबाजी है, ये कहीं भी ठीक है। मैं आऊंगा। इस वक्त हमारे साथ सुनीता विद्यार्थी बीजेपी नेता है, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई प्रवक्ता है। सुनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज़ पर। मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुंच रही है। भाई, आप तो कहते थे कि भाई हम अनुशासन की बात करते थे कि हमारी पार्टी में बहुत ज़्यादा अनुशासन है, लेकिन ये क्या हो गया? किस तरह की तस्वीर निकल कर आ रही जहाँ पर आप ही के पार्टी के नेता एक दूसरे की औकात बताने में तुले हुए हैं, शिलालेख को लेकर झड़पें हो रही है, घमासान मचा हुआ है। ये स्थिति आखिर कैसे बन गई है? जी बिल्कुल, देखिए जो भी हम लोग पिक्चर्स में हमने भी देखा है, और ये तमाम इस तरीके की जो भी घटनाएं होती हैं, निश्चित रूप से ये नहीं होनी चाहिए, और इनका जो है असर गलत पड़ता है, चाहे कोई भी पार्टी हो। और हम लगातार आजकल देख रहे हैं कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, खुले तौर से जो जिस प्रकार से मंच से ये सब चीजें हो रही हैं, और नुक्कड़ में भी हम लोग देख रहे हैं, कई प्रोग्राम्स में भी देख रहे हैं, ये किसी भी पार्टी में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनका जो असर होता है वो निश्चित रूप से जनता पर गलत पड़ता है। और हम लोगों को एकजुट होकर अपने जब इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं तो मन मुटाव भुलाकर सब चीजें व्यवस्थित करके जो है एक अपना उदाहरण पेश करना चाहिए। और मैं यही कहूंगी कि ऐसी गतिविधियां आपको आगे से नहीं मिलेंगी। भाजपा की जहां तक मैं बात करूं तो इस तरीके से, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं है, और हमारी पार्टी निश्चित रूप से अनुशासन प्रिय है, अनुशासन में रहना सिखाती है और अनुशासित है भी। लेकिन कभी कभार होता है कि कार्यकर्ताओं के बीच में या अपने ही हमारे कई ऐसी चीजें होती हैं कि कभी हम लोगों का गलत समय पे जो है वो हम लोगों के द्वारा जो भी व्यवहार वहां पे रहता है वो हो जाता है। लेकिन छोटी मोटी चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनका जो है चुनाव सिर पर है। छोटी मोटी चीजें, ये बड़ी बात आपने कही है, मुझे नहीं लगता कि ये छोटी मोटी चीजें। फिलहाल हमारे साथ संजय भट्ट भी जुड़ गए, आप नेता। संजय भट्ट जी, आपका ही बहुत बहुत स्वागत है। मैं आऊंगा ब्रेक के बाद, इन्हीं तमाम सवालों का जवाब भी लेंगे। फिलहाल उसके छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। अरे औकात में रहो, औकात में रहो। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 23 मार्च को लॉकडाउन का पीरियड शुरू हो गया था। बच्चों ने, टीचर्स ने, सबने स्कूल आना बंद कर दिया था। तो ऐसी स्थिति में हमारा एक बच्चा नीरज जो है, उसके फादर का काम यहाँ पर ख़त्म हो गया था, नौकरी से उसे निकाल दिया गया था। एक टाइम ऐसा आ गया था कोविड के बाद कि घर खर्च बिल्कुल नहीं था, तो हमें शहर छोड़ के अपने अपने गाँव जाना पड़ा। जब हमें यहाँ एक सर्कुलर मिला कि अब 9वीं से 12वीं के जो बच्चे हैं यहाँ पर आना शुरू होंगे, तो हमने बच्चों को कांटेक्ट करना शुरू किया। लेकिन ये नीरज बच्चा जो है, ये तब भी स्कूल नहीं आया। नीरज से मेरी बात हुई तो उन्होंने सच्चाई मुझे बताई कि सर, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है, यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं है। हमने उन्हें ये आश्वासन दिया कि आप दिल्ली आ जाइए और आपको हम एक चेक दे देंगे, जिससे कि आपका कम से कम उस महीने का खर्चा तो चल ही जाएगा। अब वो डेली क्लासेस अटेंड करता है। प्री बोर्ड हमारे शुरू हो चुके हैं।
हमारे टीचर्स से जितना अपन पढ़ रहे हो हमारे लिए कर रहे हैं सर। रात को जब हमारा सर स्कूल का टाइम खत्म हो जाता है उसके बाद भी सर वो ऑनलाइन क्लासेस देते हैं और सर जितना हो सकता है वो अपनी तरफ से करते हैं सर। कोविड काल की वजह से पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ा, पर टीचर्स ने हार नहीं मानी। बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के हर मुमकिन प्रयास किए। आप सभी टीचर्स के इसी जज्बे और जिम्मेदारी को पूरी दिल्ली और दिल्ली सरकार दिल से सलाम करती है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप अरे औकात में रहो, औकात में रहो। तो बवाल को लेकर अब कई सारे सवाल उठ रहे हैं क्योंकि चुनाव नज़दीक है और बीजेपी की जिसे कह सकते हैं वो टेंशन साफ तौर पे बढ़ गई है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी में अंतर्कलह देखने को मिल रही है। फिलहाल हमारे साथ शांति प्रसाद भट्ट जो केडी नेता है वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शांति प्रसाद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आप नेता संजय भट्ट एक बार फिर से मैं दोहरा दूं हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे सबसे पहले सुनीता जी के पास चलते। सुनीता जी, आपने कहा कि भाई ये छोटी मोटी बात है, इसको हम कैसे छोटी मोटी बात माने? विधायक जो है कार्यकर्ताओं की औकात तौल रहे हैं और ये सब कुछ कैबिनेट मंत्री के सामने हो रहा है, वो चुप खड़े हुए हैं, कुछ बोल तक नहीं रहे हैं। ये तस्वीर है और ये आपको छोटी मोटी बात कैसे लग सकती है? नहीं, देखिए, मैंने पहले भी इस विषय में प्रकाश ये डाला है कि जो भी गतिविधि हुई है वो नहीं होनी चाहिए थी और इस प्रकार की कहीं पे भी किसी भी पार्टी की बात हो, ये तमाम चीजें जो होती हैं इनका कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान होता है। और जहां तक अभी जो हमने दृश्य देखा वो बिल्कुल हम लोग उसके लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि देखिए, माफी मांगनी चाहिए उनको भी जिन्होंने इस तरह से विधायक जी को भी एक्साइट किया, और उनको भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। और कैबिनेट मिनिस्टर जब वहां पे खड़े हैं, और क्योंकि देखिए हम किसी को भी वहां पे गलत और सही नहीं बोल सकते, कार्यकर्ताओं जो है हमारी पार्टी की नींव है और फाउंडेशन है। जिस प्रकार से कार्यकर्ता दिन रात करके अपने कंस्टिट्यूएंसी में कार्य करते हैं, विधायकों को जिताते हैं, तमाम ऐसे चीजें हैं जहां पे कार्यकर्ता के बिना पार्टी कहीं पे भी स्टैंड नहीं करती है। लेकिन जो भी गतिविधि हुई, अब वहां पे चाहे कोई भी कसूरवार हो, किसी की भी वहां पे व्यवहार जो है खराब रहा हो, लेकिन उसका कहीं ना कहीं जो है वो असर खराब हुआ है। और आगे से आपको यही कहना चाहेंगे कि इस प्रकार का जो भी वातावरण वहां पे बना था, क्योंकि वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, और मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी थी कि वहां पे कार्यक्रम जो निश्चित हुआ था उनको कतई पता नहीं था कि जब कैबिनेट मिनिस्टर वहां पे आए तो वो वहां पे कार्यकर्ताओं के में ही कुछ ऐसी बात पहुंची कि कुछ लोग जो है उन्हें वहां से जाने के लिए कह रहे हैं। तो वही बात जब विधायक जी के पास पहुंची तो विधायक जी बोले कि हम तो देखिए इस प्रत्येक कार्यकर्ता का सम्मान करते हैं और हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक मैं वही कहूंगी कि पार्टी के बीच का एक छोटा सा मैटर था जो सुलझ गया था, और हमें खेद है क्योंकि वो नहीं होना चाहिए। ये विषय में कहना चाहती हूँ। ठीक है सुनीता जी, आपकी बात आ गई। संजय भट्ट भी हमारे साथ है। आप नेता संजय भट्ट, बीजेपी में जो कुछ चल रहा है इस वक्त, तो जिस तरह की तस्वीरें सबने देखी और आपने भी देखी, क्या कहेंगे सबसे पहले इसको लेकर? देखिए, पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का अभी तक जो इनके विधायक है उनका जनता विरोध कर रही थी, लगातार इनके विधायकों का जनता विरोध कर रही थी। जैसा आपने देखा भी होगा कि अगर थराली की बात करें तो मुन्नी देवी की गाड़ी के सामने सड़क के खड्डों में लोगों ने पेड़ बो दिए, या फिर आप अगर रुद्रप्रयाग की बात करें तो वहाँ जो इनके विधायक भरत सिंह चौधरी हैं उनको भागना पड़ा मेले से और उनके पोस्टर लोगों ने फाड़ दिए। या फिर आप बात करें देवप्रयाग की, तो देवप्रयाग में जो इनके विधायक है कंडारी जी, उनका युवाओं ने विरोध किया। उसके बाद अगर आप बात करें
जबरेड़ा के विधायक हैं देशराज कर्णवाल जी की, उनको तो इनके ही कार्यकर्ता ने ये कह दिया कि लठ रखा है, वोट मांगने मत आ जाना। या फिर बात करें सितारगंज की, तो सितारगंज में जो इनके विधायक हैं बहुगुणा जी, उनका लोगों ने विरोध किया। अगर बात करें हम गंगोली हाट विधानसभा की, तो वहां मीना गंगोला जी विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी की, वहां पर तो युवाओं ने नारे तक लगा दिए कि 500 रुपए का नोट लोगे तो ऐसी ही सड़क पाओगे, यानी सड़क बनाने में 5 साल में वो विफल रही। या बात करें हम ऋषिकेश की, तो ऋषिकेश से जो विधायक हैं प्रेमचंद्र अग्रवाल जी, जो स्पीकर भी है हमारे माननीय, उनका कोरोना वैक्सीन सेंटर पे भारी विरोध हुआ और उनके मुर्दाबाद तक के नारे लगे। उसके बाद रायपुर में जो कुछ हुआ वो सबने देखा है। ये सब वीडियो वायरल हैं जिनकी मैंने बात की, सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। बाकी जो सुनी सुनाई बात है उनकी मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये सारे वीडियो आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे, जो वीडियो ना हो मुझसे ले लीजिएगा, मैं दे दूंगा। अब बात करते हैं अगर रायपुर की, तो रायपुर में विधायक साहब ने जो कहा कि जो उमेश शर्मा काऊ है भारतीय जनता पार्टी के विधायक, की औकात में रहो अपनी, माने कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि अपनी औकात में रहो। फिर उसके बाद दूसरा वीडियो जो आधा वीडियो बाद में आया, उसमें विधायक जी ने कहा कि तुम्हें मारेंगे, तो जो इनके जिला पंचायत सदस्य हैं उन्होंने कहा कौन मारेगा, किसको मारेगा, तो उन्होंने कहा जनता मारेगी। भाई तुम्हारा आपस का मैटर, इसमें जनता क्यों मारेगी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को? आप लोगों का आपस का मोटर है, आपस में आप लड़ रहे हो, जनता क्यों मारेगी? यानी मार पिटाई तक की बात इन्होंने की। उसके बाद जो रुड़की में वीडियो वायरल हुआ, रुड़की में इनके पार्षद जो थे शर्मा जी, उन्होंने इनके मेयर गौरव गोयल, रुड़की से जो मेयर हैं, उनको वहां पर हड़काया, क्योंकि वो देशराज कर्णवाल जी जो इनके विधायक है उनके पक्ष के थे। तो फिर मेयर साहब की तरफ से जो इनके जिला अध्यक्ष थे चौधरी जी, वो बोले, यानी वहां भी तू मैं हुई। और वहां पर भी इनके एक मंत्री बैठे थे स्वामी यतीश्वरानंद, यानी रायपुर में इनके मंत्री धन सिंह रावत जी के सामने ये सब कुछ हुआ, और रुड़की में जो इनके मंत्री हैं यतीश्वरानंद, स्वामी यतीश्वरानंद, उनके सामने हुआ। तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ जनता विरोध नहीं कर रही। मैं आऊंगा संजय भट्ट आपके पास। तो साफ तौर पे बीजेपी में जिसे कह सकते हैं वो घमासान देखने को मिल रहा है, जिस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर सामने आ रही हैं, जो वीडियो सामने आ रहे हैं। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। अरे औकात में रहो, औकात में रहो। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 10 सितंबर को गणेश चतुर्थी है। इस दिन भगवान श्री गणेश हमारे घर पधारते हैं। इस साल हम सभी दिल्ली वासी मिलकर एक साथ गणेश चतुर्थी मनाएंगे। गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर शाम 7 बजे से दिल्ली सरकार पूजन और आरती का भव्य आयोजन कर रही है। भगवान श्री गणेश जी के पूजन कार्यक्रम में अपने सभी मंत्रियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी शामिल होंगे। पूजन कार्यक्रम का टीवी चैनल्स पर भी लाइव टेलीकास्ट होगा, ताकि आप सभी अपने परिवार के साथ इस पूजन का हिस्सा बन सकें। इस बार हम सब मिलकर भगवान श्री गणेश जी की पूजा अर्चना करेंगे। विघ्नहर्ता भगवान गणपति हम सभी को अपना आशीर्वाद देंगे और सबकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। उत्तराखंड देश का नंबर 1 राज्य बनने की ओर अग्रसर है। नीति आयोग के एसडीजी इंडेक्स की कानून व्यवस्था की रैंकिंग में उत्तराखंड देश में पहले स्थान पर और गरीबी उन्मूलन एवं खाद्य सुरक्षा रैंकिंग में तीसरे स्थान पर है। आने वाले 10 वर्षों में उत्तराखंड को हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बनाना है।
उत्तराखंड के राज्य कर्मचारियों को प्रदेश सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया है। 1,60,000 कर्मचारी और 1.5 लाख पेंशनर्स होंगे लाभान्वित। सरकारी डिग्री कॉलेजों के लगभग 1 लाख छात्र छात्राओं को आधुनिक तकनीकी से जोड़ने के लिए मोबाइल टैबलेट देने का निर्णय लिया गया है। योजना में आएगा लगभग 100 करोड़ रुपए का खर्च। कोविड महामारी के दौरान पुलिस, राजस्व तथा ग्राम विकास विभाग के योगदान की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन विभाग के विभिन्न पदों पर तैनात कर्मचारियों को 10,000 रुपए की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। राज्य में बिजली बिलों के फिक्स चार्ज और विलंब भुगतान अधिभार में 3 महीने की मिलेगी छूट। धामी सरकार के इस फैसले से लाखों लोगों को मिलेगा लाभ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए उत्तराखंड सरकार ने नंदा गौरा योजना के लाभ से वंचित 33,216 बालिकाओं को लाभान्वित करने के लिए 49 करोड़ 42 लाख रुपए जारी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने पिथौरागढ़ जिले के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने के साथ ही प्रभावितों को राहत राशि के चेक दिए। शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति की राशि 250 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए और श्रीदेव सुमन राज्य मेधावी छात्रवृत्ति की राशि 150 से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी गई है। सभी विद्यालयों में छात्राओं के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप अरे औकात में रहो, औकात में रहो। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देवभूमि के दंगल पे बवाल पर सवाल, इसे कह सकते हो, उठ रहा है और हमारे साथ तमाम गेस्ट भी जुड़े हुए। सीधे रुक करते हैं सुनीता जी के पास, जो बीजेपी प्रवक्ता है। सुनीता जी, एक लंबी चौड़ी फेरिस जिसे कह सकते हैं आम आदमी पार्टी की जो प्रवक्ता हैं संजय भट्ट, उन्हीं ने गिना दी है, क्या वो कहेंगे उस पर आप? बिल्कुल, देखिए संजय जी ने जो बातें कही वो कहीं ना कहीं उनपे संगठन में भी बहुत विचार हो रहा है कि किस प्रकार से जो है ये चीजें हो रही हैं, इन पे अंकुश लगाया जाए और स्ट्रिक्टली उनपे अमल करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। और पूरा फोकस जो है, रेदर देन कि ये चीजें हो, अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए पहले भी उनको निर्देशित किया जा चुका था और आगे के लिए भी उनको जो है अब बोल दिया गया है, तमाम जहां पे जिन जिन क्षेत्रों में इस प्रकार की चीजें हुई हैं। लेकिन यहाँ पे मैं, जहाँ पे ये रायपुर की जो बात है, यहाँ पे मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाहती हूँ कि ये एक प्रकार का मिसकम्युनिकेशन था जो दोनों तरफ से हुआ। और उसमें हम देखिए, कार्यकर्ता जो है, मैं पहले भी ये बात कह चुकी हूँ कि बिना कार्यकर्ताओं के हमारे संगठन में पत्ता भी नहीं हिलता है और हमारे विधायक लोग भी ये चीज मानते हैं। लेकिन जिस प्रकार का मिसकम्युनिकेशन वहां पे क्रिएट करवाया गया, वो उन शरारती तत्वों का भी जल्द ही पता चलेगा और हम आप इसी चैनल्स के माध्यम से उन बात को दोबारा इस बात को रखेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से विधायक जी को अलग तरीके से मिसगाइड किया गया और कार्यकर्ताओं को अलग तरीके से मिसकम्युनिकेशन करके आगे बात पहुंचाई गई, वो उसी का एक प्रक्रिया थी। लेकिन हम चाहते हैं और निश्चित करते हैं कि इस प्रकार का जो मिसकम्युनिकेशन हुआ है वो आगे के लिए ना हो, और ये भी सुनिश्चित करेंगे कि जनप्रतिनिधियों, जो भी जितने भी हमारे ऊर्जावान जनप्रतिनिधि हैं और हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार की ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो। अगर कोई गिला शिकवा भी है या ऐसी तमाम चीजें, देखिए चुनाव का समय है और चुनाव के समय में बहुत सारी चीजें ऐसी ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। लखपत बटोला जी कुछ कहना चाहते हैं। लखपत जी बोले। तो हम यही कहेंगे कि इस प्रकार से प्रोफेसर साहब ने कहा है कि शरारती तत्वों को पहचाना जाएगा। आपको पता है प्रोफेसर साहब की काऊ जी के विरुद्ध आपके जिला अध्यक्ष सीताराम भट्ट जी हैं, आपके पूर्व मंत्री पुरोहित जी हैं, 4 पार्षदों से लेकर जिला पंचायत सदस्यों से लेकर सिस्टम सिंह जी को दिन रात एक करके काट रहे हैं। और जिस प्रकार से कांग्रेस को देवता आया हुआ है, पूरा प्रदेश देख रहा है कि हरीश अलग खेला चल रहा है, जी का अलग खेला चल रहा है। तो भाजपा में ऐसा नहीं है, लेकिन जो चीज थी वो सामने आ गई है और उसको हम चाह रहे हैं कि पुनरावृत्ति ना हो। ऐसे आगे से जो है संगठन को किसी भी प्रकार से किसी भी चाहे कार्यकर्ता हो, कोई भी इस प्रकार का कार्य ना करे। सुनो, आपने कहा है कि शरारती तत्व थे जिन्होंने काऊ जी के प्रोग्राम में इस तरह की उधड़ मचाई। उसके बाद 2 दिन बाद आप जानते हैं आपके जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में
और राजकुमार पुरोहित के नेतृत्व में, यहाँ के 4 पार्षद और जिला पंचायत सदस्यों के नेतृत्व में ये फैसला लिया गया है। यदि विधायकों के विरुद्ध कोई एक्शन नहीं लिया जाता तो हम आगे सोचेंगे और क्या हमें करना है ये भी हम तय करेंगे। ये आपके शरारती तत्व है, जिला अध्यक्ष शरारती तत्व है। ना ये बताएं, देखिए भाजपा में क्या होता है, सवाल ये है कि जिला अध्यक्ष आपका शरारती तत्व है, जो राज्य मंत्री और शरारती तत्व है, ये बताओ शरारती तत्व जिला अध्यक्ष है आपका, राज्य मंत्री जो पूर्व थे वो शरारती तत्व है, आपके विधायक शरारती, आपका शरारती तत्व है। घपला तो इन लोगों ने मिलकर किया कराई गई, वो निश्चित रूप से आप वो पार्टी है, सुनीता जी, वो पार्टी है कि एक विधायक पे बलात्कार के आरोप लग जाते हैं और एक महिला 3 मुख्यमंत्रियों से गुहार करती है, इसका डीएनए टेस्ट कराएं और आप 4 चेहरे की बात करते हैं। उस विधायक से उस महिला को न्याय को दिलाए। हाईकोर्ट ने 3 बार कह दिया है, विधायक भागे जाना, सरकार पूरी बचाना चाह रही है। आप 4 चेहरे की बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं हमारे पार्टी में 4 चेहरे, यही 4 चेहरे। आप तो महिला है, आप प्रोफेसर है, आप महिला है, प्रोफेसर है, आप उस महिला को न्याय दिला दीजिए, फिर जाकर माफी मांगे। सुनीता जी, अगर ये इसमें तो कोई दो राय नहीं भाई, मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये मामला जिसे कह सकते हैं वो आ गया है, लेकिन अगर जहाँ पे कार्यकर्ता, आपने कहा कि भाई कार्यकर्ता की बारे में आप बात करें थी जो रीड है, और वहाँ अगर विधायक औकात की बात करते हैं, फिर कार्यकर्ता कह रहे हैं कि भाई अगर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया तो फिर हम सोचने मजबूर हो जाएंगे, तो आखिर इन तमाम चीज़ों को रोका कैसे जाएगा भाई? कार्रवाई होगी या नहीं होगी, या कब तक होगी? सुनीता जी। सुनीता जी, क्या मेरा सवाल आप तक पहुंचा? जी आप दोहराइए प्लीज। मेरा कहना है, जो बात लखपत जी कह रहे हैं भाई, ये मामला अब हाईकमान तक पहुंच गया है, कोई कार्रवाई होगी, कब तक होगी या होगी नहीं? प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा दूसरे ही दिन उस पे संज्ञान ले लिया गया था। इवन उसी वक्त वो संज्ञान में बात आ गई थी और उन्होंने दूसरे दिन जो है उनको अपनी अपनी जवाबदेही देने के लिए दोनों पक्षों को जो है बुलाया था और उस पे गहन चर्चा हुई है, क्योंकि हमारे लिए, हमारे संगठन के लिए बहुत महत्वपूर्ण जो वहां पे चीज हुई है उसको सुधार करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य है और ऐसा ना हो दोबारा से। प्रत्येक, देखिए क्या होता है, अगले दिन जिलाध्यक्ष ने जो मीटिंग उसमें क्या हुआ, प्रदेश अध्यक्ष ये बुलाने के बाद आपके जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में जो मीटिंग की गई काऊ जी के विरुद्ध, आपके पूर्व राज्य मंत्री, मैं पूछना चाहता पुरोहित जी, राजकुमार पुरोहित उस मीटिंग में थे, जिला पंचायत थे, 5 पार्षद थे, आपके जिला प्रीतम जी ने हरीश दास को कैसे जवाब दीजिए, आप पहले उसमें तो जवाब दीजिए। एक एक करके जवाब ले लेते हैं सुनीता जी, एक एक करके जवाब ले लेते हैं। मैं आपका भी जवाब लूंगा, लेकिन लखपत जी पहले जो सवाल पूछे उसका भी जवाब दे दीजिए, बहुत अहम सवाल है वो। और आपसे क्या पूछा जाता है कि आप जवाब देना चाहते? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, प्रदेश अध्यक्ष ने गहन विचार किया, मंथन किया, मंथन करने के बाद आपके जिलाध्यक्ष ने मीटिंग प्रदेश अध्यक्ष से बड़े हैं जिलाध्यक्ष, ये बताएं आप। प्रदेश जिलाध्यक्ष मीटिंग ले रहा है विधायक के विरुद्ध, ये बताया कि क्यों ली गई, पूछा जा रहा है क्यों, ये भी कहा गया। मीटिंग में प्रस्ताव पास हुआ है, शायद आपके संज्ञान में नहीं है, शायद आपके संज्ञान में नहीं है, उसमें जिलाध्यक्ष नेतृत्व में प्रस्ताव पास हुआ है और ये कहा गया है कि कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। नहीं सुनीता जी, आप बड़ी बात कह रही है कि भाई पार्टी में बोलने का दिया जाता है मौका, लेकिन हम देख रहे हैं कि लड़ाई में कैबिनेट मंत्री तक कुछ बोलने को तैयार नहीं है। हम तो ये भी देख रहे हैं एक तस्वीर कि इतने बड़े पद पे जो बैठे हुए हैं वो तक कुछ बोलने को तैयार नहीं है, मामले में पढ़ने को तैयार नहीं है, चुप्पी साध लेते हैं, ये स्थिति है। सुनीता जी बोले इस पे। हेलो, हाँ सुनीता जी, हम कह रहे हैं, आप कह रही बोलने की बात कह रही, लेकिन हम कह रहे हैं आप ही के जिस तरह से पार्टी में घमासान हो रहा है, जो अब वायरल वीडियो के माध्यम से सबके सामने है, हम देख रहे हैं कि मंत्री, कैबिनेट मंत्री मौजूद हैं हरक सिंह रावत, इस मामले में वो कुछ बोलने को तैयार नहीं है, चुप्पी साध लेते, कुछ बोलने को तैयार नहीं है वो।
जब हमारे कैबिनेट मिनिस्टर के सामने वो चीज हुई तो वो वहां से इसीलिए चले गए ताकि मामला जो आपको नहीं लगता कि उनको थोड़ा आगे आना चाहिए था इस मामले को लेकर? उस समय कुछ बोलना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल बोलना चाहिए था, लेकिन पहले पता तो चलता कि स्थिति कहाँ से हुई। वो इतने सेकंडों में वो बात आगे आती है और एक सेकंड में, 1 मिनट में आपने वो चर्चा देखी कि एकदम से वहां पे इतना गर्मा गर्मी हो गई। तो उस चीज का पता लगाने को जब तक हुआ तो यही था, निष्कर्ष ये निकला कि एक मिसकम्युनिकेशन था कि विधायक जी को गलत तरीके से किसी ने इंफॉर्मेशन दी कि ये लोग जो है इस कार्यक्रम में जो है उत्पाद करने के लिए आए हैं, जबकि हमारे ही कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है बहुत ही अनुशासित पार्टी के कार्यकर्ता है। लेकिन वहां पे कुछ जो शरारती तत्व थे जिनके द्वारा लेकिन सुनीता, विपक्ष को तो बोलने का मौका दे दिया ना आपने। अब तो कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जी, क्या कहेंगे इस पे? जी, क्या बोले भाई साहब? सुनीता जी, अब तो कांग्रेस कह रही, मौका दे दिया है आपने, कांग्रेस कह रही है आपके यहाँ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। देखिए, कांग्रेस का तो क्या करे, कांग्रेस का तो एक व्यक्ति जो है ना इस वक्त क्या है कि जो मरणावस्था में कांग्रेस पहुंची हुई है और वो इसी वजह से पहुंची है कि इन्होंने अपने लोगों का बहुत अपमान किया है। किशोर उपाध्याय जी की बात याद आ रही है मुझे कि खून के घूंट और अपमान के घूंट पीता आ रहा हूं, लेकिन मेरी को जिस प्रकार से दशा आज कांग्रेस पार्टी के माध्यम से मेरे ही साथियों ने की है वो किसी से छिपी नहीं है। प्रीतम दास जी का आप देखिए, उनका अलग ही पीड़ा है। वो कुमाऊं के क्षेत्र में किस तरीके से उनको तितर बितर करके उनको प्रदेश अध्यक्ष से हटाकर कहां पे उनको मजबूर करके जो है नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, वो हम सबके सामने है। हरीश दास जी का रोज आए दिन कभी कैसे कैसे शब्दों का जो रोज डिक्शनरी से यहाँ पे उच्चारण करते हैं चैनल में, वो किसी से छिपा नहीं है। आपको तो पता, कांग्रेस में तो पता चलता कौन बन रहा है, बनता नहीं। आप क्या 3 मुख्यमंत्री? ठीक है सुनीता जी, जवाब ले लेते हैं। लखपत जी, आपने जो बातें की इसका जवाब ले लेते हैं। ठीक है सुनीता, मैं चाहूंगा आप रुके। लखपत जी जवाब दें इस बात का। हमें मजबूत विपक्ष की जरूरत है, जो मजबूत विपक्ष के रूप में उभरेगा। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहेगी और विपक्ष मजबूत होने का जो धर्म निभाएगा उसके साथ यहाँ पे चर्चा करेगी। और जो व्यक्ति जिनका संगठन तितर बितर हो रखा है, जो विभिन्न खंडों में बिखर चुके हैं, पहले वो समेट लें अपने आप को स्टेज से। क्योंकि देखिए, एक कार्यकर्ता अगर कोई बात कर रहा है तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हरीश दा जो चुनाव प्रभारी हैं, जिनकी ईंट से ईंट बज रही है पंजाब में और उत्तराखंड में उनको कोई मान नहीं रहा और वो अपना सीएम का मुखौटा लेके सब जगह घूम रहे हैं, बोल रहे हैं भाई मानिए सीएम। हम तो पूर्व सीएम की बहुत इज्जत करते हैं। ठीक है सुनीता, मैं आऊंगा आपके पास। ठीक है, लेकिन खुलेआम औकात नहीं उतारी जा रही, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लखपत जी जवाब दें। देखिए, कांग्रेस में चाहे आपने देखा होगा जिस समय हमारे यहाँ पे माने इंदिरा हृदयेश जी थी और उनका दिल्ली में दुर्भाग्यपूर्ण देहांत हो गया, उस समय हमारा शीर्ष नेतृत्व चाहे माने हरीश रावत जी, माने प्रीतम जी, माने इंदिरा हृदयेश जी थी और चाहे प्रभारी जी थे, सारे लोग मंथन करके और ये जो 11 कमेटियां उनकी चर्चाएं चल। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण इंदिरा हृदयेश जी की डेथ होने के बाद हमने गहन मंथन करने के बाद 1 महीने में प्रदेश अध्यक्ष का भी चयन किया है, 11 कमेटियों का भी चयन किया है, पूरे चुनाव संचालन समिति ने सारी चीजों मैनिफेस्टो तक था। और दूसरी बात, हमने नेता प्रतिपक्ष जी का भी सम्मान किया। पहले कहते थे कि हमारे यहाँ इनकी त्राव नहीं होती कि विधायक को पता नहीं कि कौन मुख्यमंत्री बन रहा, जो मुख्यमंत्री बनेगा उसको पता नहीं कि वो मुख्यमंत्री बन रहा। ये भाजपा लोकतंत्र की बात करती है। एक्चुअली में मेरा ये मानना, भाजपा कोई पार्टी नहीं, भाजपा तो आरएसएस की फ्रेंचाइजी है और ये फ्रेंचाइजी फैसले नहीं ले सकती है, इसमें फैसले लेने की क्षमता ही नहीं। अब ये कह रहे हैं कि झगड़े की, आपने देखा होगा 1 महीने पहले मदन कौशिक जी, यतीन्द्रानंद जी के बीच जिस तरह का झगड़ा हुआ था, मदन कौशिक जी के बीच और सतपाल महाराज जी के बीच जिस तरह के झगड़े थे, मदन कौशिक जी, यतीन्द्रानंद जी के बीच जिस तरह के झगड़े हैं, वो किसी से छुपी हुई बात। कार्यकर्ताओं के बीच एक आपने देखा, एक डिग्री कॉलेज, एक विश्वविद्यालय के अंदर आपने देखा जिस तरह से तत्कालीन विधायक और तत्कालीन मंत्री के बीच जिस तरह की नोकझोंक, किसी से छुपी हुई बात। ये एक लंबी फेर, इससे हमें लेना देना, लेकिन ये मैं लेना देना इस प्रदेश की जनता को था कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी ने इस प्रदेश की जनता को 2017 में वादा किया था, आप डबल इंजन की सरकार दीजिए, हम प्रदेश को विकास से लेकर रोजगार में नंबर 1 ले जाएंगे। लेकिन जिस तरह से मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड को प्रचंड बहुमत इस सरकार को देने, माने मोदी जी और अमित शाह पे भरोसा करके प्रदेश की जनता ने दिया। पहले तो 3-3 मुख्यमंत्री बदल के
जनादेश का अपमान किया, पहली बात है। दूसरी बात, जिस तरह से प्रदेश आज महंगाई तो पूरे देश के अंदर है, लेकिन प्रदेश के अंदर में पुनः कर जिस तरह से भ्रष्टाचार चरम पे गया है, जिस तरह से बेरोजगारी चरम पे गई, जिस तरह महिलाओं के साथ बलात्कार से लेकर और लूट की घटनाएं तक हो रही है, वो उत्तराखंड देवभूमि इनको कभी माफ नहीं करेगा। मुझे लगता है इसके लिए माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी को माफी मांगनी चाहिए कि तुम्हें प्रदेश की जनता ने प्रचंड बहुमत दिया था, उस जनादेश का अपमान करते हुए 3 मुख्यमंत्री देने के अलावा इन्होंने प्रदेश को पीछे से नंबर 1 ले जाने का काम किया है। आज जनता जवाब दे रही है, इनके कार्यकर्ता जवाब दे रही है। 22 में चुनाव आएगा, बहुत दूर नहीं, 4 पूरे का पूरा प्रदेश। आने वाला चुनाव कैसा होगा, कौन किसको जवाब देगा, तो ये तो फिर भविष्य के घर में छुपा हुआ है। संजय भट्ट क्या कहना चाहेंगे, जल्दी से बोले। देखिए, जहां तक बात है इनकी गुटबाजी की, तो गुटबाजी ये आज से नहीं, भारतीय जनता पार्टी की लगातार चल रही है। चाहे वो पूर्व में मेयर रहे हों हरिद्वार से मनोज गर्ग जी, उनके कार्यकर्ताओं के साथ, और जो मंत्री हैं सतपाल महाराज, उनके कार्यकर्ताओं के साथ हुआ हो, या फिर जो दूसरे भी काम हुए। अब ये देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय के अंदर एक व्यापारी जो भारतीय जनता पार्टी के पक्षधर था, उसकी सोशल मीडिया साइट पे सारे भाजपा के बारे में लिखा था, वो एक मंत्री के सामने आत्महत्या कर लेता है। उसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के अंदर एक का मंत्री होता है, आरएसएस से डिप्यूट होता है, उसके ऊपर एक वही काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी की नेत्री बलात्कार का आरोप लगाती है। तो ये हाल भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के अंदर के हैं, मतलब प्रदेश कार्यालय के अंदर। तो क्या ये समाज को क्या दे रहे हैं, वो तो सबने देखा है कि इनके विधायकों के ऊपर, 3 विधायकों के ऊपर बलात्कार के आरोप लगे हैं और कोर्ट में मामले हैं, तो हम ज्यादा उस पर नहीं बोल सकते, लेकिन आरोप लगे हैं। और वो महिलाएं 3 मुख्यमंत्रियों को पत्र लिख चुकी हैं कि इनका डीएनए करवाओ, उनका डीएनए नहीं करवाया जाता। ये लोग असल में सिर्फ और सिर्फ लूट खसोट पर लगे हुए हैं। इनका काम नहीं है कि उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा, इन्होंने कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। इन्होंने कभी नहीं सोचा कि उत्तराखंड की जो शिक्षा व्यवस्था खराब होती जा रही है, 3000 से ज्यादा स्कूल बंद हो गए सरकारी, वो ठीक कैसे होंगे। इन्होंने कभी नहीं सोचा जो डंडी कंडी पर हमारी माताएं, बहनें, गर्भवती बहनें या फिर बीमार व्यक्ति 15-15, 20-20, 50-50 किलोमीटर आके सड़क पर पहुंचते हैं, उसके बाद एक हॉस्पिटल में जाते हैं, उसके बाद उन्हें रेफर कर दिया जाता है, तब तक पता चलता है कि जच्चा बच्चा की या बीमार व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। कभी नहीं सोचा। पिछले 20 साल का जो इतिहास रहा उत्तराखंड में, सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री बदलो का अखाड़ा उत्तराखंड को बना दिया है इन पार्टियों ने, लेकिन जनता को कोई राहत नहीं मिली है। ठीक है, क्या कहेंगी इस पर आप सुनीता? सुनीता, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी क्या कहेंगी संजय? मैं आऊंगा, इसका जवाब भी जरूर लेंगे। तो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है बीजेपी में, जिसे कह सकते हैं वो घमासान है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जो जनता है उसने सत्ता में बीजेपी को भी बैठाया है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। अरे औकात में रहो, औकात में रहो। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 10 सितंबर को गणेश चतुर्थी है। इस दिन भगवान श्री गणेश हमारे घर पधारते हैं। इस साल हम सभी दिल्ली वासी मिलकर एक साथ गणेश चतुर्थी मनाएंगे। गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर शाम 7 बजे से दिल्ली सरकार पूजन और आरती का भव्य आयोजन कर रही है। भगवान श्री गणेश जी के पूजन कार्यक्रम में अपने सभी मंत्रियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी शामिल होंगे। पूजन कार्यक्रम का टीवी चैनल्स पर भी लाइव टेलीकास्ट होगा, ताकि आप सभी अपने परिवार के साथ इस पूजन का हिस्सा बन सकें। इस बार हम सब मिलकर भगवान श्री गणेश जी की पूजा अर्चना करेंगे। विघ्नहर्ता भगवान गणपति हम सभी को अपना आशीर्वाद देंगे और सबकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप अरे औकात में रहो, औकात में रहो। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देवभूमि के दंगल पे बवाल को लेकर सवाल साफ तौर पे उठ रहे हैं, जिस तरह का बीजेपी में हम देख रहे हैं और लगातार जो वीडियो सामने आ रहे हैं, जो हम आपको साफ तौर पे दिखा भी रहे हैं, तो ये स्थिति बनी हुई है। इस स्थिति से बीजेपी कैसे निपटेगी, ये बड़ा सवाल है। चुनाव नज़दीक है, मुख्यमंत्री के चेहरे भी जिस तरह से बदले गए, तो क्या नीचे देखा जाए तो साफ तौर पे कहीं ना कहीं एक घमासान भी देखने को मिल रहा है। और इस स्थिति से बीजेपी कैसे निपटेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हमारे साथ इस वक्त लखपत बुटोला जी भी माफ़ कीजिएगा जुड़े हुए हैं। लखपत जी, चुनाव नज़दीक हैं, हम देख रहे हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी में घमासान मचा हुआ है, और ये घमासान की खबरें हमने देखा कि कांग्रेस की तरफ से भी आई। इसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया। आने वाले चुनाव के मद्देनजर देखा जाए तो कांग्रेस का रोड मैप क्या है? हमारे नेता कार्यकर्ता हमने स्पष्ट कहा है कि हम उत्तराखंड, यहाँ के रहन सहन, खान पान, भाषा, बोली, कला, संस्कृति, यहाँ के गार्ड गदेरे, भीमल तिमल सिमल, सब चीजों को लेकर के यहाँ का आपने पिछली बार भी देखा, हमने चाहे राज्य गीत से लेकर हो, चाहे हर प्रकार के, उस पर हमने उत्तराखंड की पहचान को उकेरने के लिए, पहली बात है। दूसरी बात हम रोजगार को लेकर के, तीसरी बात है हम स्वरोजगार को लेकर के, और चौथी बात हम यहाँ जो स्वास्थ्य की सुविधाएं और शिक्षा का है उसको लेकर हमने स्पष्ट रूप से अपना रोड मैप जनता के बीच ले जाने का काम किया और हम उस पर काम कर रहे हैं। मैं आपसे एक बात कह सकता हूं कि देखिए, आप एक तुलनात्मक कीजिएगा 10 साल में छोटा सा, और क्योंकि संजय जी भी बैठे तो आंकड़े भी रखते हैं। 2004 में जब ये प्रदेश में सरकार बनी 4000 करोड़ रुपए का कर्जा था। तिवारी जी जाते जाते इसको लगभग 14000 करोड़ का कर्जा लेके गई, 9000 से भाजपा इसमें 27000 करोड़ ले गई, कांग्रेस इसको लेके 43। लेकिन लखपत जी, एक तरफ तो मैं मानता हूं बीजेपी में घमासान है, आप विपक्ष में आपको मौका मिल गया, लेकिन इस बार तो किस्मत आजमाने के लिए आम आदमी पार्टी में मैदान में है। डर तो नहीं लग रहा आपको? इस बात को पहले प्रदेश को लगभग 10 सालों में भाजपा ने 40,000 करोड़ रुपए का कर्जा, 40,000 से ज्यादा हजार करोड़ रुपए, डबल इंजन की सरकार बात करती। बेरोजगारी के इंडेक्स पे देश दूसरे नंबर पे है सबसे ज्यादा। कोरोना में मृत्यु दर के इंडेक्स पे उत्तराखंड नंबर 1 पे रहा है। आप देखो स्वास्थ्य के इंडेक्स में उत्तराखंड सबसे निचले पायदान पे, और ये भाजपा के शासनकाल में हुआ है, तो इसका तो जवाब ही नहीं देना पड़ेगा। हाँ, ये जहां तक है कि आम आदमी पार्टी की बात है, नए हैं, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, वो अपनी तैयारी करें, अपनी लगे हैं जुझान से, और हमारी शुभकामनाएं भी। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि उत्तराखंड की जनता इस समय कांग्रेस के साथ खड़ी रहेगी, और अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली को संभाल रहे हैं। मैं समझता हूँ दिल्ली उन्हें मुबारकबाद है, वहां पे अच्छा काम करें। वहां पर लोग नाव भी तैर रहे थे, आजकल आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर पूरी सड़कों पे लोग नाव तैराने का काम करते। तो दिल्ली को सुधार देंगे, एक बार दिल्ली को ठीक करेंगे। दिल्ली मात्र 1484 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल, इतना तो हमारे पहाड़ में गांव होता है, और उसके अंदर दिल्ली बड़ी देश के सबसे ज्यादा इनकम टैक्स पेयरों की राजधानी है, देश की राजधानी है। उसके अलावा वहां पे विकास के लिए जो एक समतल भूमि है, उस पर आसानी से सारी चीजें की जा सकती है। और 15 साल दिल्ली में हमारी सरकार है, शीला दीक्षित जी की सरकार है, उन्होंने विकास के बड़े आयाम दिए हैं। उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां बहुत भिन्न है। ठीक है, मैं जल्दी से चाहूंगा जवाब भी ले लेते हैं, वक्त की थोड़ी सी कमी है। संजय भट्ट जवाब दें। जी देखिए, लखपत भाई जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने बड़े प्यार से बोला कि मुबारक हो आपको, और आप चुनाव लड़े उत्तराखंड में। सबको आजाद देश है, लोकतंत्र है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार भी है। और लखपत भाई ने साथ में कहा कि दिल्ली में अच्छा काम करें, दिल्ली में नावें तैर रही हैं। लखपत भाई को बताना चाहूंगा कि दिल्ली में नावें तो तैर रही है, ये जो आप कह रहे हैं, लेकिन क्या लखपत भाई को पता है कि दिल्ली में 3 MCD हैं, यानी 3 नगर निगम है, और तीनों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, और लगभग 95% से ऊपर की जो सड़कें नालियां हैं वो केंद्र सरकार और MCD के पास हैं, तो उसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की। दूसरी बात, दिल्ली के बारे में लखपत जी ने कहा कि शीला दीक्षित ने बहुत विकास किया।
तो लखपत भाई को बताना चाहूंगा कि जब केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने तो 30,000 करोड़ का दिल्ली का बजट था, और आज वो लगभग 69,000 करोड़ रुपए का बजट है, जो कि सरप्लस बजट है। और साथ ही साथ हेलो, ठीक है संजय जी, शायद आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है फिलहाल, वक्त की थोड़ी सी कमी है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमसे जुड़ने के लिए। लखपत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सुनीता विद्यार्थी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शांति प्रसाद भट्ट जी आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। तो चुनावी साल है, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, आने वाले वक्तों में और किस तरह की तस्वीरें हम देखेंगे ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। लेकिन जो इस सब के बीच बीजेपी में चल रहा है वो बहुत सारे सवाल भी उठा रहा है।